हेलो एवरीवन, आज सुना है तेरे सबका? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया था एंड साथ में गाउस लॉ के एप्लीकेशंस हमने सीखा है। तो गाउस लॉ हमने किस किस पर्पस में यूज करते हैं बताओ। ये भी सिमेट्री के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए और फ्लक्स फाइंड करने के लिए। और किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू अगर टोटल फ्लक्स पूछा जाए, जहाँ पर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ गिवन रहा है, तो दो पर्पस के लिए हमने यूज किया है, ठीक है। एंड इन जनरल स्टेटमेंट जो होता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1 by epsilon naught चार्ज इनक्लोज। दैट इज ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ सरफेस, बट जब हम इस गाउस लॉ को यूज करते हैं अनदर पर्पस लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, उस टाइम पे हमने देखा क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, कुछ सिमेट्रिक होना चाहिए, लाइक स्फेरिकल सिमेट्रिक, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक एंड प्लेन सिमेट्रिक, ठीक है। और उसके बाद डिफरेंशियल फॉर्म भी हमने फाइंड आउट यूज करना सीखा है, जहाँ पे गाउस डिफरेंशियल हम कब यूज करेंगे, जब हमें रिवर्स प्रॉब्लम सॉल्व करना हो किसी रीजन पे। अगर हमें से इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन रहे और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैलकुलेट करने बोले, उस केस में हम क्या करेंगे, ये गाउस डाइवर्जेंस फॉर्म यूज करेंगे, जहाँ पर हमने देखा है क्या होंगे डाइवर्जेंस फॉर्म, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन। सर हाँ सर, आपकी वीडियो कभी कभी चली जा रही है। यस सर, बीच में चली जा रही है। होस्ट कर लीजिए सर। पिन तो है ही यहाँ पे। अब ठीक है। यस सो आज हम नया थर्ड जो चैप्टर है स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सो जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट विल सी द डेफिनेशंस ऑफ पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज, और उसके बाद इस पॉइंट चार्ज अगर मोर देन वन पॉइंट चार्ज हो तो उस केस में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके पोटेंशियल फाइंड आउट करना सीखेंगे। एंड देन इफ वी हैव ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके वजह से पोटेंशियल क्या होंगे। एंड जस्ट जैसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में भी कुछ चार्ज स्फेरिकल सिमेट्रिक, प्लेन सिमेट्रिक सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक हो, उसके ऊपर डिपेंड करके हम गाउस लॉ यूज के सेम way अगर यहाँ पर भी कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सिमेट्रिक व सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक हो, तो उस केस में हम पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी देखेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिकली, इसका डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखें। तो इसके लिए मान लीजिए कि वी हैव ए से पॉइंट चार्ज Q प्लस Q। सो अगर हम इस प्लस Q चार्ज स्पेस में रखें यहाँ पे, तो इस चार्ज की वजह से क्या होना चाहिए, दिस चार्ज विल क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम यहाँ से कोई भी एक आर्बिट्ररी डिस्टेंस से r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज रखें, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज रखें, तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए, so the AQ over R square. AQ by R square. force on the unit charge F इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, इन दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, बट सेकंड चार्ज इज यूनिट, तो सिंपली क्या होंगे Q डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught R square। जैसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे और मान लेते हैं ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपका आर कैप डायरेक्शन है, तो ये क्या होंगे, आर कैप डायरेक्शन होंगे, इस बराबर आपका फोर्स होंगे, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को यहाँ पर रखा गया है, तो इस यहाँ से अगर हम इस टुवर्ड्स सोर्स चार्ज की तरफ इसे डिस्प्लेसमेंट करने चाहे बाय ए स्मॉल डिस्टेंस dr, ठीक है, बाय ए स्मॉल डिस्टेंस dr, तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दे आर सेम काइंड ऑफ चार्ज,
So this charge will push this positive unit charge away from the source. और अगर हम इस चार्ज को टुवर्ड्स सोर्स चार्ज की तरफ लेकर चाहे तो हमें इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो अगर हम इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को डिस्प्लेसमेंट करने चाहे बाय ए स्मॉल डिस्टेंस dr, हमें कितना वर्क डन करना पड़ेंगे? सो यहाँ पर लिखो कि द रिक्वायर्ड वर्क डन to displacement or to displace the unit charge by a distance dr. So इससे अगर हम dw लिखे तो dw इक्वल्स टू डेफिनेशन से हम क्या लिखेंगे? f डॉट dr, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट f डॉट dr। अब इस फिगर को एक बार ऑब्जर्व करो, इस फिगर पे फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा है? टुवर्ड्स राइट की तरफ। पार्टिकल को हम डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन से कर रहे हैं? टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ। तो f एंड dr एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शंस पे। तो इस f डॉट dr का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ एफ डी आर, ठीक है, माइनस ऑफ एफ डी आर। तो इस एफ का मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेंगे? माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू डी आर। सर माइनस क्यों होगा सर? हम लोग फोर्स तो लेफ्ट की तरफ ही डालेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज है। हाँ सर। पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्स करेंगे। यस सर। और हम पार्टिकल को टुवर्ड्स सोर्स की तरफ डिस्प्लेसमेंट करने चाह रहे हैं, तो Yes. डी आर इस डायरेक्शंस पे एंड फोर्स इस डायरेक्शंस पे, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस पे। यस सर। हाँ, तो एफ डॉट डी आर के बीच, इनके बीच में एंगल क्या होंगे? ओके सर मतलब अप्लाइड फोर्स नहीं देखना है, जो फोर्स चार्ज लगा रहा है वो देखना हाँ, वो देखना है। है। ओके सर। सो ये आपका वर्क डन है। सो आप देखो, अब एक डेफिनेशन हम यहाँ पर देखेंगे। अगर ये चार्ज यहाँ पर हो, ठीक है, क्यू चार्ज मान लो से इस रूम पे हमने किसी पॉइंट पे रख दिया, तो इस चार्ज के वजह से अगर हम लार्ज डिस्टेंस पे देखें, एटलीस्ट इनफाइनाइट पे, अगर हम इसका इस इलेक्ट्रिक फील्ड के, इस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनफाइनाइट फ्रॉम दिस चार्ज 0। सो अगर इनफाइनाइट पे मैं इस चार्ज को रखूं तो इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा क्या? नो सर। नहीं लगेंगे। तो अगर हम इनफाइनाइट पे जब ये चार्ज था, ये फ्रीली मूव कर सकते थे ना उस रीजन पे, वहां पर कोई भी फोर्स नहीं लगता था। तो अगर हम उस पॉइंट से, अगर इस फाइनाइट डिस्टेंस से कैपिटल आर डिस्टेंस पे अगर हम लेके जाए, कैपिटल आर डिस्टेंस मतलब इस चार्ज से कैपिटल आर डिस्टेंस पे अगर इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को हमें लेके जाए, तो हमें क्या करना पड़ेंगे? ये जो फोर्स है, इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा हमें इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक, ठीक है। सो और एक लाइन यहाँ पर लिखो, therefore the required work done to bring the positive charge positive unit charge from infinite to finite distance capital R from the source charge मतलब प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज से जब इनफाइनाइट से अगर इस प्लस क्यू चार्ज आर डिस्टेंस पे हम इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लेके आने चाहें, तो उस टाइम पे रिक्वायर्ड वर्क डन कितना होना चाहिए? इससे अगर हमसे W लिखें तो इस W का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम ये जो DR जो वर्क डन था, DW जो था,
इस DW को अगर हम इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से लेके R तक, तो हमें मिल जाएगा ना। यहाँ पर चार्ज था, मान लीजिए पार्टिकल को पहले मैं इतना डिस्टेंस पे लेके आऊँ, फिर इतना डिस्टेंस पे लेके आऊँ, फिर इतना डिस्टेंस पे लेके आऊँ, ये सारे छोटे छोटे जो वर्क डन होगा, इन वर्क डन को अगर हम कंटिन्यूसली ऐड करते जाए तो फाइनली हमें इनफाइनाइट से इस R डिस्टेंस पे लेके आने में कितना वर्क डन होंगे, मिल जाएगा टोटल वर्क डन। तो हम सिंपली एक कंटिन्यूस पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब इस DW का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। DW का वैल्यू क्या था, Q डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस नहीं होंगे यहाँ पे, प्लस, माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू dr। अब इससे हमें इंटीग्रेट करना है माइनस प्लस इंफिनिटी टू कैपिटल R। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करो, बताओ क्या होना चाहिए। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट, इससे बाहर लिख लीजिए। 1 बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, माइनस -1/r। और ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस साइन था, तो क्या होना चाहिए 1 बाई R। अपर लिमिट है कैपिटल R, लोअर लिमिट है 0, तो क्या होना चाहिए 1 बाई कैपिटल R माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेंगे, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे हमें थोड़े से ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे जो हमने चार्ज इनफाइनाइट से जिस चार्ज को R डिस्टेंस पे लेके आया, उस चार्ज का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज, है ना। जब रेफरेंस चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव यूनिट चार्ज हो, है ना, हमारे पास एक Q चार्ज है और इस Q चार्ज प्रेजेंस पे अगर हम अनदर पॉजिटिव यूनिट चार्ज इनफाइनाइट से R डिस्टेंस पे लेके आना है, तो इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फोर्स होंगे, उस फोर्स के अगेंस्ट पे जितना वर्क डन करना पड़ेंगे, उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, इस पॉजिटिव जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज का पोटेंशियल किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम उस पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव यूनिट चार्ज किस डिस्टेंस पे लेके आया, कैपिटल R डिस्टेंस पे, किस पॉइंट से, इनफाइनाइट से। तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो वर्क डन है, इस वर्क डन का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ये जो कैपिटल Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज का पोटेंशियल कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस। ठीक है, तो इस वर्क डन का हम एक नाम लिखेंगे, क्या, पोटेंशियल बोलेंगे इससे। तो इस पोटेंशियल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, सो बेसिकली किसी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के प्रेजेंस पे जब एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आने के लिए जितना वर्क डन करना है, उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, उस चार्ज का पोटेंशियल। एंड मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से एब्रीवेट कर सकता हूँ, जहां पर हम क्या लिखेंगे, अगर R जो है, R अगर इस चार्ज पॉजिटिव यूनिट चार्ज का डिस्टेंस हो, R क्या है, जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज हो, तो इस पोटेंशियल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, तो जिसके वजह से ये जो सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव था और इस पॉजिटिव चार्ज को इसीलिए रिपल्स कर रहा था, उस रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट पे हमें वर्क डन करना पड़ रहा है। तो अगेंस्ट पे जब हम किसी चीज को वर्क डन करते हैं, तो कौन वर्क डन करेगा, सिस्टम करेगा और एक्सटर्नल एजेंट करेगा इस केस में, एक्सटर्नल एजेंट। तो जब एक्सटर्नल एजेंट किसी सिस्टम के ऊपर वर्क डन करता है, तो सिस्टम का एनर्जी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो इसीलिए देखो यहाँ पर भी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल आपका पॉजिटिव है, पोटेंशियल पॉजिटिव है, मतलब सिस्टम का एनर्जी क्या हो इस केस में, इंक्रीज। हमने इनफाइनाइट से इस चार्ज को लेकर आए, यहाँ से इनफाइनाइट से मान लो कैपिटल R डिस्टेंस पे लेके आया, जैसे अगर हम इस चार्ज को यहाँ से रिलीज कर देंगे, तो क्या होंगे, कुछ काइनेटिक वेलोसिटी लेके फिर से इन्फिनिटी तरफ मूव करने लगेंगे, क्योंकि जब हमने इससे लेके आया तो ऑलरेडी इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अगर हम यहाँ से रिलीज कर दे, वो सारे पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर क्या होंगे, तो अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो, तब अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेंगे फोर्स के अगेंस्ट पे, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल हमें मिलेंगे, वो क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। यही अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव होता, तब क्या होंगे इस केस में, बताओ। ये चार्ज अगर नेगेटिव हो, तो इस चार्ज को क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ये चार्ज क्या होंगे, अगर ऑटोमेटिकली हमने कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स सोर्स की तरफ आते रहेंगे इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। तो इस केस में कौन वर्क डन करेगी, सिस्टम इटसेल्फ वर्क डन करेगा। सिस्टम अगर वर्क डन करे, तो उसका एनर्जी क्या होना चाहिए,
डिक्रीज डिक्रीज होना चाहिए, तो इसीलिए क्या होंगे इस केस में पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव होंगे। सो यही 2 पॉइंट हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखो क्या कि इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, if source charge is positive, then external agent will do work to bring this positive charge, to bring this unit positive charge from infinite to finite distance. So potential will be positive. For an example, मान लो यहाँ पर Q चार्ज है, तो यहाँ से अगर R डिस्टेंस पे हमने एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज लेके आने चाहे किस पॉइंट से, इनफाइनाइट से, तो इस केस में आपका जो पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, so if source charge is positive, then external agent will do work to bring this positive unit positive charge from infinite to finite distance. So potential क्या होंगे इस केस में, पॉजिटिव, और इसका डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। पर यही अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव हो, if source charge is negative, देन इस केस में क्या होगा, नेगेटिव सोर्स चार्ज है, पॉजिटिव रेफरेंस चार्ज है, तो उससे अट्रैक्ट करेंगे, तो सिस्टम इटसेल्फ वर्क डन करेंगे इस केस में नेगेटिव, देन सिस्टम will do the work to bring a positive charge, positive unit charge from infinite to finite distance. So इस केस में सिस्टम इटसेल्फ वर्क डन कर रहे हैं, तो सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल क्या होगा इस केस में, नेगेटिव। So potential will be negative. So for an example, यहाँ पर मान लीजिए माइनस Q चार्ज है, इस माइनस Q चार्ज से अगर हम R डिस्टेंस दूरी पे एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज इनफाइनाइट से R डिस्टेंस पे लेके आने चाहे, तो इस केस में सिस्टम जो वर्क डन करेंगे उसके वजह से जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल होंगे माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सर ऐसा कुछ है क्या कि एक कांस्टेंट स्पीड में लेके आना है चार्ज को, ऐसा कुछ है क्या?
हाँ, इनफाइनाइट से हम लेके आ रहे हैं बार बार, है ना। यस सर। सो इनफाइनाइट यहाँ पर क्या है कि इनफाइनाइट पे जो जो रेफरेंस है एक्चुअली, देखो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, है ना, इससे अगर सिंपली हम वर्क डन ना लिख के इसको अगर इस तरीके से लिखता है कि डीवी, है ना, डी डब्ल्यू को इन टर्म्स ऑफ अगर डीवी में लिखूं मैं, सो डब्ल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इंटीग्रेट कर रहा हूँ, है ना। सो बी फाइंड आउट करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यस सर। है ना। तो जब r इक्वल्स टू इनफाइनाइट तब इस पोटेंशियल का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 0। जीरो है ना। इसका मतलब हम इस इनफाइनाइट पॉइंट को क्या मान रहे हैं इस केस में, जीरो रेफरेंस पॉइंट माना जा रहा है, जहां पर पोटेंशियल क्या है, 0 है। इट मीन्स कि जो हाँ। नेटवर्क डन है, जो नेटवर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है। एक तरीका से बोल सकते हो कि कितने वर्क डन, जो रिक्वायर्ड वर्क डन है वो एक्चुअली चेंज ऑफ पोटेंशियल है इसका, ठीक है। इनफाइनाइट पे जब था तब पोटेंशियल 0 था, और जब उस चार्ज को हमने r डिस्टेंस पे लेके आए तब उस केस में जो पोटेंशियल हो गया q/4πε हो गया। सो इन जनरल इसी को हम पोटेंशियल मान लेते हैं, ठीक है, q डिवाइडेड बाय 4πε। सो चार्ज अगर फाइनाइट हो तो अभी हम क्या मान सकता हूँ कि r इनफाइनाइट पॉइंट जो उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, 0 होंगे। लेकिन चार्ज इटसेल्फ अगर इनफाइनाइट तक हो तब क्या होंगे, इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होगा क्या, नहीं होंगे। तो तब हमें कुछ अदर पॉइंट पे रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेंगे, ठीक है। सो ऐसे कुछ सिचुएशंस आएंगे आप। क्योंकि वहाँ पे इनफाइनाइट तक चार्ज गया रहेगा इसलिए। हाँ, वहाँ पे इनफाइनाइट तक चार्ज है तो वहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर इनफाइनाइट तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस केस में हम देखेंगे ऐसी सिचुएशंस कुछ आएंगे जब आगे हम बढ़ेंगे, तो उस केस में हम कुछ रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चंस में स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि किस पॉइंट पे हमें रेफरेंस लेना है, ठीक है। टेस्ट चार्ज हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। हाँ, टेस्ट चार्ज का वैल्यू देखो, बाय डेफिनेशन जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट किया था तब भी हमने इसको पॉजिटिव यूनिट लिया, ये हमेशा हम पॉजिटिव यूनिट ही लेंगे। यस सर ये रेफरेंस पॉइंट क्या हम सब पे ही डिपेंड्स करेगा क्या? रेफरेंस पॉइंट डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, अगर कुछ भी गिवन ना रहे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू फाइनाइट रहे, चार्ज रीजन फाइनाइट रीजन पे अगर रहे, जैसे मैंने बताया था कि इस रूम पे अंदर ही अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इस केस में हम इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या मान सकते हैं, 0 मान सकता हूँ। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे कुछ केसेस में हम ऐसे भी देखेंगे कि यहाँ पर एक कंडक्टर है और एक कंडक्टिंग स्फीयर है और इसे ग्राउंडेड कर दिया गया है, ठीक है। तो ग्राउंडेड कर देना मतलब इसके ऊपर पोटेंशियल हो गया 0, है ना। तब हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर होंगे, आर इक्वल जो भी सरफेस का रेडियस होंगे हो जाएगा। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने जो माना है, यहाँ पर हमने जो चार्ज माना है, ये मान लिया कि अगर चार्ज इस रीजन पे आपका कन्फाइंड हो, एक फाइनाइट रीजन पे, ठीक है, इस फाइनाइट रीजन पे चार्ज कन्फाइंड हो, तो इसके वजह से इनफाइनाइट पे पोटेंशियल बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, 0 होंगे। तो इनफाइनाइट पे हम पोटेंशियल क्या मान सकते हैं, इसका 0, ठीक है। लेकिन अगर चार्ज इटसेल्फ इस तरीके से मान लो से इनफाइनाइट तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब क्या होंगे, इनफाइनाइट पे भी कुछ पोटेंशियल होगा उस चार्ज की वजह से, क्योंकि चार्ज इटसेल्फ अगर इनफाइनाइट तक है तो उस केस में हम इनफाइनाइट को एज ए रेफरेंस की तरफ मान नहीं सकता हूँ, तो हमें कुछ अदर पॉइंट पे मानना पड़ेंगे। सो जब ऐसी सिचुएशंस आएंगे हम देखेंगे क्वेश्चंस पे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन रहता है जहाँ से हम इस रेफरेंस पॉइंट के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें चाहिए वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था बेसिक, अगर एक पॉइंट चार्ज हो तो इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पे किसी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल लिखें तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, q डिवाइडेड बाय 4πε0 r। सो आप नेक्स्ट क्या है, आप मान लीजिए सिस्टम जो है, इस सिस्टम में मोर देन 1 चार्ज हो, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। सो यहाँ पर सिस्टम में अगर मोर देन 1 चार्जेस हो, इतने सारे चार्जेस है, फॉर एन एग्जांपल हमने यहाँ पे 5 चार्ज माने, तो इन सारे चार्ज की वजह से अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट, इस P पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल पूछा जाए कि नेट पोटेंशियल क्या होंगे, ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में फाइंड आउट किया था, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा, उसके बाद मोर देन 1 पॉइंट चार्ज है तो उसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखे थे। तो सेम है यहाँ पर भी, हमें जो चार्जेस है ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3, Q4 एंड Q5, मान लीजिए 5 पॉइंट चार्जेस हैं।
सो फॉर दिस ऑल 5 पॉइंट चार्ज अगर हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहे तो इस पोटेंशियल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर भी वही लॉजिक है कि हम पहले इंडिविजुअल चार्ज कंसिडर कर लेंगे कि पहले मान लेंगे देयर आर ओनली Q1 चार्ज। सो Q1 चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस मान लेते हैं इसे R1। फिर ओनली Q2 के वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। ये डिस्टेंस मान लो से R2। ओनली Q3 के वजह से ये डिस्टेंस R3, R4 और ये अगर R5 हो। सो इंडिविजुअल चार्ज के वजह से सबसे पहले हम क्या करेंगे? ईच चार्ज के वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे और फिर जब सारे चार्ज की वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? सबको सम कर देंगे। ठीक है। सो आप देखो ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एक तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिक्वायर्ड वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज, है ना। तो बेसिकली अगर हम एक लाइन पे शॉर्ट फॉर्म में बताने चाहे तो क्या लिखेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चार्ज सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो अगर कुछ वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है तो एक स्केलर क्वांटिटी होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए? स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो हम सम लेंगे, सम क्या होना चाहिए? स्केलर सम। स्केलर ठीक है। सो ये क्या है? कौन सा प्रिंसिपल है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल। तो इस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि सिस्टम में जब मोर देन वन चार्ज हो तो इस केस में किसी पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल होगा, इस नेट पोटेंशियल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? सिस्टम में जितने चार्जेस है उन चार्ज के वजह से इंडिविजुअल चार्ज के वजह से पोटेंशियल, और फिर इन सारे वेक्टर जो भी पोटेंशियल आएगा इस पोटेंशियल को हमें क्या करना है? यहाँ पे स्केलर सम करेंगे तो तभी हमें क्या मिल जाएगा? इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल मिल जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 चार्जेस था तो 5 टर्म आएंगे। ऐसे अगर n नंबर ऑफ चार्जेस रहे तब क्या आएंगे? कितने टर्म आएंगे यहाँ पर? n नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर ऐड होंगे। ठीक है। तो यह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इस बेसिस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यूस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है इसके फर्स्ट क्वेश्चन से देखो क्या बोला गया है। असाइनमेंट 3 क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। ये चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड एट ईच पॉइंट x इक्वल्स टू x0, 3x0, 5x0 डॉटेड अप टू इंफिनिटी। सो बेसिकली इवन पॉइंट पे x0 का इवन इंटीजर पॉइंट पे प्लस क्यू चार्जेस रखा गया है ऑन द x एक्सिस एंड माइनस क्यू चार्ज इज फिक्स्ड एट x इक्वल्स टू 2x0 एंड 4x0, 6x0 और जो इंटीजर है उस इंटीजर पे हमने माइनस क्यू चार्ज रखा है। But x0 is positive constant. So take the potential at q at this form, जिस फॉर्म हमने लिखा है इस फॉर्म में लिखा गया। Then the potential at the origin due to above system क्या होना चाहिए? So ये मान लीजिए आपका x एक्सिस, ये पॉइंट मान लीजिए से x इक्वल्स टू 0 ऑरिजिन पॉइंट है। अब ये मान लीजिए से x0, 2x0, 3x0, 4x0, 5x0, 6x0 एंड 7x0 सो ऑन ऐसे इन्फिनिटी तक चलेंगे। ठीक है। आप यहाँ पे चार्ज कैसे रखा गया है? x इक्वल्स टू x0 पे कितने चार्ज होना चाहिए? प्लस क्यू प्लस क्यू। तो यहाँ पर प्लस क्यू, प्लस क्यू यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर प्लस क्यू, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है। और x इक्वल्स टू -2x0 पे माइनस क्यू चार्ज है,
4x0 पे कितने चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज है। 6x0 पे माइनस क्यू चार्ज है। सो ये चार्ज कुछ ऐसी है। तो बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसी इनफाइनाइट तक ये चार्ज है। तो इन सब चार्ज की वजह से हमें इस पॉइंट पे क्या करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो अगेन फर्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि इसके इसमें कितने चार्जेस हैं? हाउ मेनी चार्जेस इज देयर? 7 7। sorry यहाँ पे 3 फिगर पे हमने Infinite. 7 ड्रॉ किया, ऐसे इनफाइनाइट तक चार्ज है ना, yes sir इनफाइनाइट चार्जेस है। Infinite. सो इनफाइनाइट चार्जेस है तो इस केस में यहाँ पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? तो हम कौन से प्रिंसिपल यूज करेंगे यहाँ पे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे क्योंकि मोर देन वन चार्जेस है। Yes, अगर sir. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अकॉर्डिंग नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0 इंडिविजुअल चार्ज की वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, तो अगर इस समय Q1 Q2 Q3 अगर लिखूं तो फर्स्ट चार्ज की वजह से V1, सेकंड चार्ज की वजह से अगर V2 V3 V4 V5 V6 प्लस V7 ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक टर्म आएगी यहाँ पे, है ना? Yes, sir. तो चलते रहेंगे। तो आप अगर इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहोगे तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है? R. X naught. एक्स नॉट। Yes, और sir. यहाँ पर चार्ज कितना है? Q है। तो पोटेंशियल Q. क्या होना चाहिए इस चार्ज की वजह से ओरिजिन पे? qx no The Q by 4 pi X naught. Epsilon naught X naught. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। X naught. सेकंड चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होना चाहिए? Minus Q by यहाँ पर 8 देखो pi सोर्स चार्ज epsilon माइनस naught है X naught. तो पोटेंशियल क्या होंगे? माइनस Minus. होगा। minus q तो by 4 माइनस pi क्यू naught. डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस कितना होंगे यहाँ पे? 2x naught. 2x नॉट। फिर थर्ड चार्ज की वजह से क्या होना चाहिए? प्लस सोर्स चार्ज, ये चार्ज पॉजिटिव है तो By Q 4 pi डिवाइडेड बाय epsilon naught. 3x. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट Yes. एक्स नॉट। फिर फोर्थ चार्ज की वजह से क्या होना चाहिए? माइनस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4x नॉट। सो वन ऐसे इनफाइनाइट टर्म ऐड होते रहेंगे प्लस माइनस करके। इन सब टर्म से अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट जो टर्म है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x से क्या आना चाहिए? कॉमन आ जाना चाहिए सब में से। Yes, sir. तो अगर ये कॉमन ले लोगे तो फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? 1 1। minus सेकंड टर्म क्या होना चाहिए? So 1 minus of माइनस 2 plus 1 1 by 2 plus Plus 1 by 3 माइनस 1/4। उसके बाद वाला टर्म क्या आना चाहिए? plus 1 by 5. प्लस 1/5 फिर माइनस 1/6 वन ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है। अब ये जो सीरीज है log x का बताओ क्या होता है सीरीज? log 1 plus x का 1 minus x plus x को upon 2 minus x cube upon 3 plus x power 4 upon 2. हाँ। सो log 1 plus x का अगर आप सीरीज x1 देखोगे log 1 plus x, इसका फर्स्ट टर्म होता है कितना? x। सेकंड टर्म होता है square by 2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। थर्ड टर्म क्या आएंगे? cube by x 3 डिवाइडेड बाई 3। फिर फोर्थ टर्म आएंगे एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 4। सो वन ऐसे चलते रहेंगे प्लस माइनस करके। सो यहाँ पर अगर आप ln का वैल्यू, x का वैल्यू अगर 1 पुट करो तो क्या होंगे? 1 + 1 2 हो जाएंगे। Yes, sir. और x का वैल्यू 1 पुट करने से देखो क्या होंगे यहाँ पे राइट साइड का वैल्यू 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4। सो वन ऐसे चलते रहेंगे। सो यही वाला जो सीरीज है, ये सीरीज देखो यहाँ पर भी है 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 सो वन ऐसे। तो हम इस ब्रैकेट वाला टर्म को क्या लिखेंगे? ln 2। सो q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x नॉट ln 2। ये होंगे क्या आपका पोटेंशियल। तो करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे हम? ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? d है D. सर लास्ट वाला सेल लिखा है ठीक है। सो इस तरीके से अगर आपको कोई भी चार्ज गिवन रहे, मतलब मोर देन वन चार्ज गिवन रहे, पॉइंट चार्ज,
तब हमें किसी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम सिंपली इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो पोटेंशियल पॉजिटिव होंगे, सोर्स चार्ज अगर नेगेटिव हो तो पोटेंशियल क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। एंड फिर इन सब के वजह सारे चार्ज के वजह से पोटेंशियल इंडिविजुअली फाइंड आउट करेंगे और नेट पोटेंशियल क्या होंगे, सबके हम स्केलर सम लेंगे। ठीक, सो अब जो हमें सीखना है क्या, जैसे हमने पॉइंट चार्ज के लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, कुछ डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया, जैसे 5 पॉइंट चार्ज था। अगर यहाँ पर भी देखो चार्ज, अगर आप लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पॉइंट चार्ज हो तो ये भी आपको कुछ टाइम के बाद क्या दिखाई देंगे, ऑलमोस्ट कंटिन्यूस चार्ज की दिखाई देंगे। तो हमें इस कंटिन्यूस चार्ज की वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना सीखना है। तो यहाँ पर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू continuous charge distribution. So continuous charge की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना सीखना है। सो कंटिन्यूस चार्ज मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, इट कुड बी लीनियर और सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, सो पहले अगर लीनियर चार्ज की वजह से हम देखने चाहें फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहें, सो मान लो ये कोई भी एक रॉड है, तो इस रॉड के ऊपर किसी भी रॉड के ऊपर मान लीजिए जैसे कुछ चार्ज यूनिफॉर्मली बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यूनिट लेंथ पे से चार्ज मान लो कुछ लैम्डा वगैरह हमें गिवन है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ पे एक चार्ज गिवन है। तो इसकी वजह से अगर हमें कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से पी पॉइंट पे अगर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, सो अगेन हमने जो पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल अभी हमने फाइंड आउट करना सीखा आर डिस्टेंस दूरी पे, सो इस केस में भी हम सेम लॉजिक यूज करेंगे। तो वो ठीक है, स्ट्रेट वायर है, हाँ हाँ बोलो। तो वो स्ट्रेट वायर है क्या या फिर आर्क है? कोई भी मतलब एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी आर्बिटरी शेप का एक वायर है। ओके सर। ठीक है, जिसमें चार्ज कहाँ पर है, लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस केस में अगर हमें पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो हम इससे क्या करेंगे, जो हमें अभी तक हमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज हो क्यू, इस क्यू से आर डिस्टेंस दूरी पे किस पोटेंशियल क्या होंगे हमें पता है, क्या होना चाहिए, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसी लॉजिक को अगर हम यहाँ पर भी यूज करने चाहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे जो वायर है, इस वायर को हम ऐसे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, स्मॉल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अगर ये जो पार्ट है, इस स्मॉल पार्ट का लेंथ अगर से इट इज वेरी स्मॉल हो, ठीक है, स्मॉल लेंथ हो, तो स्मॉल लेंथ के ऊपर जो चार्ज होंगे, चार्ज भी कैसे बिहेव करेंगे, विल बी अप्लाई एज ए पॉइंट चार्ज। यस सर। तो पॉइंट चार्ज किसी भी ऐसे एक एलिमेंटरी लेंथ हम पार्ट कंसीडर कर लेते हैं। इस पार्ट का लेंथ मान लो से डीएल। सो इस डीएल के ऊपर जो चार्ज होंगे कितना होना चाहिए, लैम्डा इनटू डीएल। यस तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज आप कैसे बिहेव करना चाहिए, दिस चार्ज विल बी अप्लाइड एज ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट। इस पॉइंट चार्ज से अगर हम इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखने हो तो हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ से डिस्टेंस मान Yes, लेते हैं, डिस्टेंस से आर। तब इस यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज है व जो भी छोटे से अमाउंट ऑफ चार्ज है लैम्डा इनटू डीएल, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल हम क्या लिखेंगे, इसके इस एलिमेंटल लेंथ के ऊपर चार्ज दैट इज लैम्डा इनटू डीएल डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, यही होगा। अब देखो, अब अगर ये डिस्क्रीट चार्ज होता तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसी समेशन लेना पड़ता, एक के बाद एक हम ऐड करते हैं।
है ना, पूरे वायर की वजह से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो। बट इस केस में क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज है, तो अगर Yes, पूरे sir. वायर की वजह से हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम इससे क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे पोटेंशियल मिल जाएगी। बट लाइन इंटीग्रल हम किस रीजन के ऊपर करेंगे, जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस रीजन के ऊपर अगर हम लाइन इंटीग्रल करें हमें पोटेंशियल मिल जाएंगे। एंड कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल फाइंड आउट करना इजी होगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपली हम इस डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे डायरेक्शंस का कोई मतलब रोल नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो जब हम इसके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लीनियर चार्ज की वजह से पोटेंशियल, देखोगे एक स्टेप में, एक से दो स्टेप में हमें पोटेंशियल मिल जाएगी। सिर्फ हमें इस डेफिनेशन लिखना है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशंस पे डीएल का वैल्यू हम डिफरेंट लेंगे। अगर स्ट्रेट वायर हो तो हम dx/dy लिखते हैं, जब सर्कुलर वायर हो तो हम क्या लिखेंगे, इससे डीएल का वैल्यू rd/r/d थीटा, इस हिसाब से हम पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर रहे तो हम इस डेफिनेशन यूज करेंगे। तो सिमिलरली अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहे तब हम पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर लिखो फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो अगर हमें सरफेस चार्ज की वजह से किसी रीजन पे मान लो कोई भी एक आर्बिट्ररी शेप का एक सरफेस बना लेते हो, ठीक है, एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर कुछ चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अब इस चार्ज की वजह से अगर मान लीजिए हमें से इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने बोले, इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करने बोले, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हम सिर्फ एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा अभी तक, तो हम इससे भी क्या करेंगे, ये जो पूरे एरिया है जिस रीजन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पूरे एरिया को हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट में हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर जो एक छोटे से एरिया का पार्ट है, इससे अगर हम कंसीडर करें, दिस एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, ये बहुत छोटा सा एक एरिया है। सो अगर इस छोटा सा एरिया हो और पर यूनिट एरिया पे अगर यहाँ पर मान लो से सिग्मा चार्ज अगर हमें गिवन रहे, तो ये जो छोटा सा एरिया है जिससे हम मान लेते हैं ds है, सो इस ds के ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, सिग्मा इंटू ds, Yes, sir. सिग्मा इंटू ds। सो आप बताओ, इफ दिस ds इज वेरी वेरी स्मॉल हो तो इसके ऊपर जो छोटे से चार्ज है वो भी कैसे बिहेव करेंगे, दिस विल बिहेव लाइक एज ए पॉइंट चार्ज। Yes, sir. हाँ, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहे, ये डिस्टेंस अगर r हो तो हम पोटेंशियल क्या लिखेंगे, इस एलिमेंटरी लेंथ, इस एलिमेंटरी एरिया के ऊपर चार्ज सिग्मा इंटू ds, दैट इज q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, ये होंगे क्या, इस छोटे से एरिया की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल। अब हमें यहाँ पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एरिया है, तो इस सारे चार्ज सारे सरफेस की वजह से पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इससे कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम इससे क्या करेंगे, सरफेस Surface. तो सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल मिल जाएंगे ड्यू टू होल सरफेस। पूरे सरफेस की वजह से पोटेंशियल कितना होंगे, हमें मिल जाएंगे। सेम वे अगर हमें किसी रीजन पे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये मान लीजिए कोई भी एक आर्बिट्ररी वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और पर यूनिट वॉल्यूम पे मान लीजिए से रो चार्ज गिवन है, तो इसकी वजह से अगर हमें किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने वाला, ऐसे एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करने बोले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
जैसे यहाँ पर लेंथ को हमने बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है, यहाँ पे सरफेस के ऊपर चार्ज था तो सरफेस को बहुत सारे छोटे छोटे एरिया पे डिवाइड किया, और फिर एक छोटे से सरफेस की वजह से पोटेंशियल लिख के पूरे सरफेस के लिए पूरे सरफेस के ऊपर सरफेस इंटीग्रल के सेम way यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो वॉल्यूम होंगे इस वॉल्यूम को ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो ऐसे एक छोटा सा वॉल्यूम अगर हम इसके अंदर कंसीडर कर लेते हैं डी टाउ, तो इस पर यूनिट वॉल्यूम पे अगर रो चार्ज हो तो इस डी टाउ पे कितने चार्ज होना चाहिए, 0. रो इनटू डी टाउ। सो आप इस रो इनटू डी टाउ, दिस डी टाउ इज वेरी वेरी स्मॉल, जो एलिमेंटरी वॉल्यूम ले दिस, इफ दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसके ऊपर जो चार्ज होंगे वो पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेंगे। तो इस चार्ज की वजह से अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखने चाहें r डिस्टेंस दूरी पे, तो हम पोटेंशियल क्या लिखेंगे यहाँ पे, रो इनटू डी टाउ दैट इज द चार्ज ऑन दिस एलिमेंटरी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना, एक पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव कर रहा है तो चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन r, यहाँ से डिस्टेंस r। तो अब हमें पूरे वॉल्यूम की वजह से अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम इसे क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, सो ये हम 3 डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज हमें गिवन रहेंगे, कभी लीनियर चार्ज गिवन रहेंगे, कभी सरफेस चार्ज, कभी वॉल्यूम चार्ज। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन तीनों डेफिनेशन यूज करके जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन रहेंगे उस हिसाब से पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। सर अब इसका कुछ एलिमेंट्री एरिया लिमिट नहीं करना है, एलिमेंटरी एलिमेंट्री एरिया नहीं लेना है इसका. ये है ना, सबसे पहले एलिमेंटरी लेंथ, अगर लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो एलिमेंटरी लेंथ कंसीडर करेंगे, सरफेस के ऊपर चार्ज हो तो सरफेस कंसीडर करेंगे, और वॉल्यूम के ऊपर चार्ज हो तो एलिमेंटरी वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। सर इसमें लिमिट नहीं होगा सर, क्या नहीं होंगे, वो तो डिफाइन करना पड़ेगा. वो ये जस्ट एक इन जनरल है, जब हम स्पेसिफिक केस देखेंगे वहां पर हमें कुछ लिमिट गिवन रहेगा, है ना। से रॉड का अगर लेंथ कुछ गिवन रहे तो हम लेंथ के ऊपर यहाँ पे कुछ लिमिट लिखेंगे, सरफेस में एक्स वाई का वैल्यू कुछ गिवन रहे तो हम वो पुट करेंगे यहाँ पे। ये जस्ट एक आर्बिटरी शेप का अगर कोई भी कुछ गिवन रहे उसका डेफिनेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इन सारे डेफिनेशन यूज करके डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लीनियर से स्टार्ट करते हैं। So electric potential due to linear charge distribution. So इसका एक स्पेसिफिक कोई कुछ केसेस जो हमारा सिलेबस में वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसे रिंग पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा एक्सिस के ऊपर, सेम वे रिंग के किसी चार्ज करेंगे रिंग के एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहें तो उस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होंगे। तो यहाँ पर लिखो द पोटेंशियल on the axis of a charge carrying ring of radius r। सो एक आर रेडियस के एक रिंग है, जिस रिंग के ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है हमें, तो उस चार्ज की वजह से हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये मान लीजिए एक आर रेडियस का रिंग है, इस रिंग के लेंथ के ऊपर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और पर यूनिट लेंथ पे चार्ज मान लीजिए जैसे लैम्डा, तो इसके वजह से इसके एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होंगे हमें
फाइंड आउट करना है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होंगे हमें फाइंड आउट करना है। तो इस केस में भी अभी हमने डेफिनेशन लिखा है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है पड़े, जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या है। तो यहाँ पर लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इट्स अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस केस में अगर हमें एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सिस के ऊपर हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और उसके बाद इस रॉड के ऊपर एक एलिमेंटरी लेंथ कंसीडर करेंगे रिंग के ऊपर, और फिर उस एलिमेंटरी लेंथ से जिस पॉइंट हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का डिस्टेंस, और फिर पूरे सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, पूरे रिंग के लिए उसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का जरूरत नहीं है, तो सिंपली हम एक एलिमेंटरी लेंथ के वजह से पोटेंशियल लिखेंगे और फिर पूरे रिंग के लिए उसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसके लिए फर्स्ट जो पॉइंट हमें कंसीडर करना है, मान लो इस सेंटर से एक्सिस के ऊपर जेड डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट कंसीडर कर लो P। तो इस P पॉइंट पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, जेड डिस्टेंस दूरी पे। तो सेकंड उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो कोई भी एक आर्बिट्ररी रेडियस अगर आपको से ये हो आर हो, तो इसके साथ अगर हम फाई एंगल बना के यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर करें, तो इस फाई को अगर हम डी फाई से इंक्रीज करें तो यहाँ पर एक एलिमेंटरी लेंथ जनरेट होगा लेंथ के ऊपर। तो इस एलिमेंटरी लेंथ क्या लिखोगे, आर डी फाई। पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो इस आर डी फाई के ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, आर डी फाई इंटू लैम्डा ये होगा। तो आप इस एलिमेंटरी लेंथ के वजह से एलिमेंटरी लेंथ के ऊपर जो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेंगे, क्योंकि आर डी फाई यहाँ पर डी फाई इज वेरी वेरी स्मॉल एंगल है, सो आर डी फाई विल आल्सो बी वेरी स्मॉल। सो इसके ऊपर जो चार्ज होंगे पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेंगे। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहें तो इस पोटेंशियल का डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इस एलिमेंटरी लेंथ से ऊपर चार्ज चाहिए था, ये हमें मिल गया 1/4πε r चाहिए। तो यहाँ से डिस्टेंस भी हमें पता होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अगर इस सर्कल का रेडियस r हो, सेंटर से डिस्टेंस z हो, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हाँ अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। सो ये अगर हो तो आप यहाँ पर लिखो कि द पोटेंशियल at point P due to elementary part r d phi। इसके वजह से अगर हम P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहे तो इस पोटेंशियल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, dv इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1/4πε0। एंड देन यहाँ पर चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज क्या है, लैम्डा इंटू आर डी फाई, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल इस एलिमेंटरी लेंथ के वजह से पोटेंशियल। तो अब हमें क्या करना है, इस पूरे रिंग के वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, एंड कंप्लीट रिंग के वजह से अगर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इससे जस्ट कंप्लीट रिंग के ऊपर लाइन इंटीग्रल करेंगे। सो देयरफॉर नेट पोटेंशियल अगर V हो तो V के लिए हम क्या करेंगे, जो dV है इस dV को हमें लाइन इंटीग्रल करना है, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, लाइन इंटीग्रल का लिमिट क्या पुट करोगे, 0 to 2 पाई। सो इस dV का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, dV का वैल्यू क्या होगा, r लैम्डा d फाई डिवाइडेड बाय 4πε0 r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पर से 5 वेरिएबल है तो 0 to 2 पाई तक इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू देखो क्या आएंगे, 2 5 का अगर इंटीग्रेट करो, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है तो इसे बाहर लिख लीजिए, तो लैम्डा r डिवाइडेड बाय 4πε0 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
इंटू डी फाई। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? फाई, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 2 पाई, तो क्या होना चाहिए? 2 पाई। तो यहाँ पे अगर आप इस 2 पाई आर इंटू लैम्डा करोगे तो क्या होना चाहिए? 2 पाई आर इंटू लैम्डा क्या देंगे आपको? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज। 2 पाई आर इज द लेंथ ऑफ दिस रिंग और पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, तो ये होंगे रिंग के ऊपर टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये होंगे आपका रिंग के एक्सिस के ऊपर जेड डिस्टेंस दूरी पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहें तो इस पोटेंशियल का वैल्यू। सो रिंग के एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था किसी भी पॉइंट पे? क्यू जेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर कितना था? √3/2, सॉरी 3/2। सो यहाँ पर क्या होंगे? यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कोई भी जेड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप रिंग का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम फाइंड आउट किया था हमें क्या मिला था? 0 मिला था। बट पोटेंशियल क्या मिलेंगे इस केस में? नॉन जीरो मिलेंगे। ठीक है, जेड इक्वल्स टू 0 पुट करके देखो यहाँ पर क्या मिलेंगे? नॉन जीरो मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप इस जेड का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे तो जो डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा, यस सर। है ना? तो जैसे जैसे आप जेड का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे प्लस माइनस दोनों साइड पे, क्योंकि यहाँ पर जेड स्क्वायर है, सो जेड का वैल्यू +-1 +-2 इनपुट करोगे तो धीरे धीरे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। न्यूमरेटर इंक्रीज होंगे मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल का वेरिएशन देखने चाहें जेड के साथ, इस साइड बराबर मान लीजिए पोटेंशियल है, सो एन जेड इक्वल्स टू 0 मतलब रिंग का सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए? यहाँ पर जेड इक्वल्स टू 0 पुट करके देखो, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आर। एप्सिलॉन नॉट आर से भी मैक्स होंगे और इस मैक्सिमम का वैल्यू क्या होंगे? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो सर्कल का सेंटर पे जो होंगे पोटेंशियल मैक्सिमम होंगे, और जैसे जैसे आप जेड का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे पोटेंशियल क्या होंगे? इस वाला टर्म धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्या होंगे? डिक्रीज होगा। और अगर आप जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट पुट करके देखो क्या होंगे? यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ इस तरीके से वेरी करेंगे। ठीक है, पोटेंशियल कुछ इस तरीके से वेरी करेंगे। इस पॉइंट पे होगा मैक्सिमम और दोनों साइड पे क्या होंगे आपका? डिक्रीज हो जाएंगे। सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये अगर 1/z होता तब होता है ऐसी पोटेंशियल। यहाँ पर 1/z² है, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का वेरिएशन कुछ इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव लो इस कर्व का, dv/dz आपको क्या मिलेगा? इट विल बी पैरेलल टू द जेड एक्सिस, है ना? इसका अगर स्लोप लोगे तो मैक्सिमम पैरेलल मतलब क्या होंगे? यहाँ पे tan पाई का वैल्यू कितना होता है? और tan 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो इस कर्व का अगर हम डेरिवेटिव ले किसी भी पॉइंट पे, बस स्लोप डेरिवेटिव मतलब स्लोप ले, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए? स्लोप का अगर हम नेगेटिव वैल्यू ले, मैक्सिमम नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल का रिलेशन क्या होता है। E इक्वल्स टू, अगर हम वन डायमेंशन देखें तो -dv/dz ये होगा। तो dv/dz क्या है? इस ग्राफ का स्लोप किसी भी पॉइंट पे विथ नेगेटिव साइन अगर हम मल्टीपल करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सो यहाँ पर अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप का वैल्यू क्या होंगे? 0 होंगे, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर पे भी, अगर रिंग का सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किए तो वहाँ पर हमें क्या मिला था? 0 मिला था, है ना? फिर इस साइड पे करोगे, इस साइड पे देखो, इसका अगर आप स्लोप देखोगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव आएंगे, है ना? क्योंकि मोर देन 90 होगा। यहाँ पर अगर किसी भी पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ करके देखो, यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ऐसे होंगे इस पॉइंट पे। सो ये जो एंगल है, ये एंगल क्या होंगे? 90 से ज्यादा है, यस है ना? सर। सो 90 से ज्यादा है तो tan 90 से ज्यादा का वैल्यू क्या होंगे? सेकंड क्वाड्रेंट पे tan का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होंगे। तो इस साइड पे क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए हमने देखा था अबव द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जेड के डायरेक्शंस पे था,
और इस साइड पे अगर किसी भी पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करके देखो, इस पॉइंट पे जैसे हमने स्लोप ड्रॉ किया, तो ये जो एंगल है, इस एंगल का वैल्यू लेस देन 90 है, पॉजिटिव। तो इधर पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पर एक माइनस साइन ऑलरेडी मल्टीपल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव जेड डायरेक्शन। सो रिंग के एक्सिस पे सेंटर पे पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होंगे, और इसका वैल्यू क्या होंगे, Q डिवाइडेड बाय 4πε0r, एंड अदर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होंगे, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, एंड जेड इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएंगे। ठीक है, सर यहाँ पर r/√2 पर स्लोप इसका मैक्सिमम होगा r/√2 √2 पर। हाँ, तो आप यहाँ पे जो ये जो पोटेंशियल है ना, इस पोटेंशियल को एक बार डिफरेंशिएट करो तो आपको स्लोप मिलेगा, यस सर, और उसका मैक्सिमम वैल्यू आप देखने चाह रहा हूँ, यस सर। जैसे उसका मैक्सिमम वैल्यू, r/√2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना क्या करना है आपको, इसको आप इस ग्राफ का स्लोप जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, यस सर, तो आपको क्या करना है, पहले इसका स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो स्लोप के लिए क्या करना है आपको, ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार जेड का रेस्पेक्ट में। यस सर, तो इस फंक्शन को एक बार जेड का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, आपको स्लोप मिलेगा। नेक्स्ट आपको क्या देखना है कि वो स्लोप किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस स्लोप को और एक बार डिफरेंशिएट करोगे जेड का रेस्पेक्ट में, और उससे अगर 0 पुट करोगे वहां से जेड का वैल्यू मिलेंगे, और वहां पर जो जेड का वैल्यू मिलेंगे आप करके देखो, एग्जैक्टली वही आएगा, +- r/√2। डबल डेरिवेटिव अच्छे करेंगे। हाँ, डबल डेरिवेटिव अगर आप 0 पुट करोगे वहां से जेड का वैल्यू फाइंड आउट करके देखो, r/√2 आएगी। सो ये वाला पार्ट थोड़े से ध्यान रखोगे तो यहाँ से एक चीज आप बता सकते हो कि अगर मैं रिंग के ऊपर कुछ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, एंड ऐसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो कि टोटल चार्ज अगर से 0 हो, तब रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल क्या होंगे, 0। टोटल है 0 सेंटर पर 0। देखो उस केस में एक्सिस के ऊपर हो सकता है नॉन जीरो, लेकिन सरफेस के ऊपर नहीं, हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 ही होंगे। मान लो एक रिंग है, इस रिंग का हाफ पोर्शन पे मान लो से पॉजिटिव चार्ज है, और हाफ पोर्शन पे कितना है, नेगेटिव चार्ज है। इस केस में बताओ सेंटर के ऊपर किसी भी पॉइंट पे, एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। हर पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ पे 0 हो जी। जाए, है ना। क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को देखो, यहाँ पर क्या लिखा गया, Q डिवाइडेड बाय 4πε0 r² z², है ना। सो टोटल चार्ज अगर 0 हो रिंग के ऊपर, तो पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होंगे, आपको 0 हो जाएगा। यस 0 ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे 0 मिलेगा, नो सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड No, 0 sir. मिलेंगे, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं मिलेंगे। तो उनका को चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 Constant- कहते हैं। है 0 कैसे नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो मिलेंगे, एंड साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का देखोगे एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, तीनों कंपोनेंट, या जेड कंपोनेंट 0 हो जाएंगे इस केस में, अगर हाफ इधर पॉजिटिव हाफ इधर नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट जो है वो नॉन जीरो आएंगे। ठीक है, क्योंकि इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है। तो यहाँ पे एक चीज आपको बस ध्यान रखना है, बोलो सर जो इसमें वी मैक्स में सर आपने डिस्टेंस सर एट विच द पोटेंशियल वैल्यू मैक्सिमम, सर ये जो आपने बताया कि इसमें डबल डेरिवेटिव लेंगे सर, वो एक बार रिपीट करेंगे। आपको क्या देखना है कि हमने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करने चाहिए इस ग्राफ से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब इस ग्राफ का स्लोप मिलेगा आपको, यस है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए, E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV/dz। अब हम क्या देखने चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर E मैक्स हमें क्या करना पड़ेगा, dE/dz का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो
इस वैल्यू यहाँ पे पुट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन ई का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या आएंगे, डेल्टा स्क्वायर वी बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0 पुट करना पड़ेंगे आपको, यस है ना। सो सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो अभी आपको क्या मिलेंगे, वहां से जो जेड का वैल्यू मिलेंगे उस जेड आपको क्या देंगे, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होंगे उसका वैल्यू मिल जाएगा। और सर अगर इसमें सर पोटेंशियल मैक्सिमम हमको निकालना हो सर, ये तो सर सिंपलीफाइड केस है, अगर पोटेंशियल मैक्सिमम निकालना हो तो उसमें क्या करेंगे? पोटेंशियल अगर देखो इस केस में तो हम सिंपली देख सकते हैं ना, यहाँ पर आप डेरिवेटिव करके भी देखो जेड इक्वल्स टू 0 आएगा, ठीक है। और अगर आप सिंपली फंक्शन देख के ही बता सकते हो कि यहाँ का उसको अगर हम ड्रॉ करें, इस पॉइंट पे मैक्सिमम होंगे, अदर पॉइंट पे जेड का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होंगे फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज होगा, तो जेड इक्वल्स टू 0 पे ही मैक्सिमम होंगे। अगर मान लो कुछ ऐसी पोर्शन रहता है जहाँ पर जेड इक्वल्स टू 0 नहीं अदर पॉइंट पे होता, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेंगे, यहाँ पे सिंपली डीवी बाई डी जेड को आपको 0 पुट करना पड़ेंगे, वहां से आपको पोटेंशियल किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा मिल जाएगा। तो सर उस केस में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आ जाएगी सर हमारी वहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड सर 0 आ जाएगी जब डीवी बाई डी जेड सर मैक्सिमम होगा वहां पर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे 0 हो, जरूरी नहीं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो, है ना। यस किसी पॉइंट पे कुछ क्वांटिटी 0 हो, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ भी क्या होंगे, 0 होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल आप एक करके देखना, जैसे हमने इस रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना सीखा था, तो सेंटर पे हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म चार्ज हो तो 0 हो। लेकिन आप एक बार ट्राई करके देखना ये चीजें कि डी बाई डी जेड का वैल्यू कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। डी बाई डी जेड का वैल्यू कैलकुलेट करके देखो, क्या आएगा ये वैल्यू बता सकता हूँ, 0 आएंगे कि नॉन 0 आएंगे, सर नॉन जीरो। नॉन 0 आएंगे, क्योंकि आप देखे होंगे इसका ग्राफ कैसे था, इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही था, है ना। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन इसका रेट ऑफ चेंज मतलब क्या स्लोप 0 है, नो सर। स्लोप 0 नहीं है। सो जरूरी नहीं है कि किसी फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे 0 हो, उसका रेट ऑफ चेंज भी क्या हो, 0 हो। सो यहाँ से इस वाला फॉर्म थोड़े से ध्यान रखोगे कि रिंग के ऊपर अगर टोटल चार्ज क्यू हो और वो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो रिंग के एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल ये होगा एंड एग्जैक्टली सेंटर पे पोटेंशियल होगा मैक्सिमम एंड अदर पॉइंट पे धीरे धीरे डिक्रीज होंगे। एंड साथ में क्या है, अगर रिंग के ऊपर कुछ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन रहे और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसी हो कि टोटल चार्ज अगर 0 हो, तब एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे, ठीक है। हर पॉइंट पे पोटेंशियल तब हमें क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। अब देखो, अब अगर यहाँ पर ये जो रिंग है, रिंग के एक्सिस के ऊपर ना बोल के अगर हमें सिर्फ सेंटर पे पोटेंशियल पूछा जाए, ठीक है, रिंग के ओनली सेंटर पे अगर पोटेंशियल पूछा जाए, और हमें क्या करना है कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लो से कुछ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन रहे, जैसे कि लैम्डा कॉस थीटा और कॉस फाई, ठीक है, लैम्डा नॉट इनटू कॉस फाई, इस तरीके से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन रहे और इसके वजह से अगर हमें सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने बोले, तो हम क्या कौन सा लॉजिक यूज करेंगे। यहाँ पर भी देखो कुछ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अभी हमने आपको ये सीखा है कि अगर कुछ चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी वजह से एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या लिखा हमने, 1/4πε0 r लैम्डा r डी फाई डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो अगर ये पॉइंट एक्सिस के ऊपर ना होकर सेंटर पे हो, तो अब यहाँ पर जेड इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, 0। तो जेड इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यस सर। है ना। तब पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होंगे, लैम्डा r डी फाई डिवाइडेड बाई यार r। So at the center of the ring के अगर सेंटर पे हमें पोटेंशियल पूछा जाए, द सेंटर ऑफ द रिंग
सो इस dv इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 1/4πε0r लैम्डा इंटू r d5 डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में क्या आएंगे ओनली r z इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो r कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे 1/4πε0 लैम्डा इंटू d5। ठीक है, अब पूरे रिंग की वजह से अगर आपको खुला जाए तो आप इससे इंटीग्रेट करोगे। तो देखो अगर इस लैम्डा का वैल्यू यूनिफॉर्म हो, ठीक है, सो लैम्डा इंटू d5 आपको क्या देंगे, सॉरी 1/r भी मल्टीपल करना पड़ेंगे, तो इस केस में छोड़ दें। सो यहाँ पे जो लैम्डा का वैल्यू अगर इस तरीके से यूनिफॉर्म हो तो टोटल चार्ज आएगा ना q डिवाइडेड बाय r आएंगे। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो हमें यहाँ पर लैम्डा का जो भी वैल्यू है वो पुट करना पड़ेंगे। सो फॉर एग्जांपल हमने एक नॉन यूनिफॉर्म केस देखा जहाँ पर लैम्डा का वैल्यू हमने क्या मान लिया, लैम्डा नॉट cos फाई। सो लैम्डा नॉट cos फाई हो तो इस केस में हम लैम्डा का वैल्यू क्या पुट करेंगे, लैम्डा नॉट cos फाई इंटू d5। अब इससे इंटीग्रेट करना है। सो पूरे रिंग की वजह से अगर आप देखोगे तो इसे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, 0 to 2π। ठीक है, 0 to 2π। तो अब इसे इंटीग्रेट करके बताओ क्या आना चाहिए, सर 0 आएगा। 0 आएगी, क्योंकि टोटल चार्ज इस केस में क्या होंगे, cos फाई d5 को cos फाई का इंटीग्रेशन करोगे sin फाई होगा, 0 to 2π तक इंटीग्रेट करोगे 0 हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 मतलब पोटेंशियल 0 होंगे। सो इस चार्ज को अगर हम जस्ट ड्रॉ करके देखें, यहाँ पर देखो cos फाई है तो फाई पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल माना जाता है। सो अगर x एक्सिस हो या y एक्सिस हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चार्ज का वैल्यू क्या होंगे, नेचर पॉजिटिव, 19 से -19 इक्वलिटी। हाँ, ऑल साइन यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। यहाँ पर भी थर्ड क्वाड्रेंट पे भी क्या होंगे, नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव ऐसे रहेंगे। सो देखो यहाँ पर 0 to 90 में कॉस का वेरिएशन जैसे होता है, 0 to पाई/2 से पाई तक भी वही वेरिएशन होंगे, बस साइन चेंज हो जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक भी सेम वेरिएशन रहेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे। तो इस केस में भी अगर टोटल चार्ज आप कैलकुलेट करोगे, टोटल चार्ज क्या होगा, टोटल चार्ज 0 है, तो जिसकी वजह से सेंटर में पोटेंशियल भी क्या मिलेंगे हमें, 0 मिलेंगे। साथ में एक्सिस के ऊपर भी किसी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करके देखना है अब करके देख सकते हो, एक्सिस के ऊपर भी हर पॉइंट पे पोटेंशियल आपको क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा क्या, नो सर, बाई dz। नो सर। ठीक है, तो और एक एग्जांपल जो अभी हमने बात किया था कि किसी फंक्शन किसी पॉइंट पे 0 है, इसका मतलब उसका रेट ऑफ चेंज 0 ना भी हो सकता है। सो एग्जांपल यहाँ पर भी आपको मिल रहा है, देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू मिलेगा 0, लेकिन अगर आप dv/dz कैलकुलेट करोगे, है ना, पोटेंशियल का डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे, नॉन जीरो मिलेंगे, है ना। सो इस तरीके से अगर मैं आपको और एक क्वेश्चंस दूं जहाँ पे कुछ नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन रहे, तो उसके वजह से आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो, क्या होंगे, यस सर। एंड साथ में कंप्लीट सर्कल ना हो के अगर कुछ आर्क हो यहाँ पे, ठीक है, तो आर्क के इसके लिए आप क्या करोगे, क्या चेंजेस होना चाहिए यहाँ पे, कंप्लीट सर्कल के लिए हमने इसे इंटीग्रेट करा 0 to 2π, तो अगर आर्क होंगे तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन का लिमिट ऐसे हमें लिमिट गिवन रहेंगे उस हिसाब से हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक गिवन रहे तो 0 to π/2। यहाँ से यहाँ तक गिवन रहे 0 to π। अभी 0 to π/2 ही करोगे। ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन देखने का जरूरत नहीं है, 0 to π/2 ही करोगे। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक गिवन रहे तब 0 to π, 0 to π। 3 क्वार्टर होंगे तो 0 to 3π/2 हिसाब से। ठीक है, सो ऐसे दो क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एक कंप्लीट सर्कल गिवन है, इस सर्कल का रेडियस मान लीजिए से कैपिटल R, और यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है वो कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसी गिवन है, लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर फाई। तो इस सर्कल का सेंटर पे, इस रिंग का सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये फाइंड आउट करो।
सो रिंग के सेंटर पे पहले पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखो, क्या लिखा गया था, अभी हमने लिखा था सर वही पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है क्या, या फिर एनी पॉइंट ऑन एक्सिस? पोटेंशियल सेंटर पे निकालना है सिर्फ। सो एक्सिस के ऊपर जो डेफिनेशन यूज किया था वही डेफिनेशन लिखोगे, वहां पे z इक्वल्स टू 0 पुट कर दिए तो आपको lambda naught divided by 4 epsilon naught r. हाँ, सो v इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू आर डी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, z इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आएंगे, न्यूमरेटर में भी r आ जाएंगे, ठीक है। सो आर कैंसिल आउट कर दो, सो यहाँ पे लैम्डा इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप पूरे सर्किल है तो इससे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, 0 to 2 पाई। आप लैम्डा का वैल्यू जो गिवन है पुट कर दीजिए, लैम्डा का वैल्यू क्या गिवन है, लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर फाई, सो लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर फाई इंटू डी फाई डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 to 2 पाई। lambda naught upon 4 pi epsilon naught आ रहा है क्या? हाँ, लैम्डा नॉट बाई 4 4 epsilon एप्सिलॉन नॉट। 4 epsilon. सो यहाँ पे ये होगा और इसका इंटीग्रेट करना पड़ेंगे 0 to 2 पाई। सो आप बताओ साइन स्क्वायर फाई 0 to 2 पाई तक इंटीग्रेट करोगे, वैल्यू क्या आना चाहिए, 5 by ये आएगी, ठीक है। इसे आप इंटीग्रेट करके देखो, इसका वैल्यू आएंगे पाई, ठीक है। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएंगे, पाई। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू अगर पाई हो तो फाइनली आपको मिलेंगे लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन, ठीक है। सो इस केस में अगर आप चार्ज का भी नेचर देखना चाहोगे तो ऐसे डिवाइड कर दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर फाई का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या होंगे, साइन स्क्वायर है तो चाहे साइन फाई का वैल्यू जो है वो डिफरेंट पॉइंट पे, सम पॉइंट पे पॉजिटिव, सम पॉइंट पे नेगेटिव होगा, लेकिन साइन स्क्वायर फाई है चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेंगे। तो जिसकी वजह से आपको पोटेंशियल क्या मिला, नॉन जीरो मिला है। ये अगर साइन क्यूब होता तो पोटेंशियल क्या होंगे, सेंटर पे अगेन 0. अब एक आर्क का सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना, ठीक है। सो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द आर्क। सर थोड़ा सा बैक वाला डायग्राम थोड़ा दिखा दीजिए सर। So potential at the center of a arc. So arc का सेंटर पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। आर्क मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ ए सर्कल। सो ये मान लो क्वार्टर पार्ट है एक सर्कल का, जिस सर्कल का रेडियस है कैपिटल आर। अब इस सर्कल, इस क्वार्टर पार्ट के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज मान लीजिए से लैम्डा नॉट कॉस फाई है, ठीक है। लैम्डा नॉट कॉस फाई है। तो इस केस में इस आर्क का सेंटर पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करें तो इस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो चाहे देखो आर्क हो और चाहे सर्कल हो, तो आर्क का एक्सिस के ऊपर बस सर्कल का सेंटर के ऊपर, रिंग का सेंटर के ऊपर जो एक्सिस के ऊपर जो पोटेंशियल होगा, दोनों के लिए पोटेंशियल सेम ही डेफिनेशन ही होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों पे ही चार्ज जो है लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक्सिस के ऊपर सेम पोटेंशियल होंगे। तो अब आर्क का सेंटर के लिए अगेन जेड इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे, प्रॉब्लम है 0 पुट करोगे। तो जैसे जेड इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा, इस पोटेंशियल का वैल्यू देखो क्या आएंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू आर डी फाई
डिवाइडेड बाई क्या था, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये था। R तो सेंटर के लिए हम क्या पुट करेंगे, जेड इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। 0 तो जैसे जेड इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, तो सिंपली क्या होंगे 1 बाई आर स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। तो इसका अगर अंडर रूट हटा दोगे तो क्या होना चाहिए, 1 बाई आर, ये आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिलेंगे हमें, लैम्डा d5 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। आप यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेंगे, इंटीग्रेट करना पड़ेंगे। ये आर क्या है, इट इज नॉट ए कंप्लीट सर्कल, तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, 0 to pi by 2. 0 to pi by 2। सो आप लैम्डा का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, लैम्डा क्या गिवन है, लैम्डा नॉट cos phi डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई, इससे आप इंटीग्रेट करो 0 to pi by 2 तक, तो आपको क्या मिलेंगे, लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 0 to pi by 2 तक इंटीग्रेट करके बताओ cos phi का क्या आना चाहिए, 1 sin phi होगा। cos phi का इंटीग्रेशन sin phi 9 by 2 pi by 2 मतलब 90 डिग्री, तो sin 90 का वैल्यू कितना था 1, 1 sin 0 का वैल्यू होता है 0, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए 1 1। lambda 4 pi epsilon naught. हाँ, तो लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा क्या आपका आर्क का सेंटर पे पोटेंशियल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको क्वार्टर पार्ट ना देके हाफ सर्कल गिवन रहे व फुल सर्कल गिवन रहे, सॉरी थ्री क्वार्टर सर्कल गिवन रहे, तो हर केस में आप पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्या अब एक मैं यहाँ से छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके मुझे बताओ क्या होंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस भी लिख देता हूँ, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। सपोज Q charge is uniformly distributed over a ring of radius R, and the potential at the center is VC। ठीक है, एक रिंग है, इस रिंग का जिसका रेडियस है R, इस रिंग के ऊपर अगर हम Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो जिसके वजह से उसके सेंटर में पोटेंशियल कितना हुआ है VC। If we bend the ring into two half, such that into two half, such that one half is perpendicular to other half, and the potential at the center is V naught. So what will be the ratio of
V नॉट बाई VC। सर 1 होगा ना? सर वो 1 होगा। कितना होना चाहिए? यूनिटी। सो यहाँ पर देखो 1 क्या बोला गया है कि एक सर्कल है, ये कुछ सर्कल मान लीजिए कुछ ऐसी है, इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल R। सो यहाँ पे Q चार्ज को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो इसके वजह से क्या होंगे, सेंटर पे जो पोटेंशियल हुआ है, सेंटर पे जो पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है VC। अब नेक्स्ट पेज में क्या बोला जा रहा है कि अगर हम इस रिंग को दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करें व बैंड करें, एंड ईच पार्ट एक दूसरे के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। सो ये हाफ पार्ट इस प्लेन पे, हाफ पार्ट मान लीजिए इस प्लेन पे है, तो इस केस में इसका सेंटर पे जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल का वैल्यू अगर V नॉट हो, सो इन दोनों केस में V नॉट बाई VC का जो रेशियो यहाँ में पूछा गया है कितना होना चाहिए, तो 1 ही होना चाहिए। बताओ कितना होना चाहिए? 1 ही होगा। 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 होगा यहाँ पे। सो अभी आई थिंक आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस केस में तो हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, VC का वैल्यू कितना था सेंटर पे, Q डिवाइडेड बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कितना होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट R, ये होगा पोटेंशियल। सो इस केस में क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। सो देखो दो पार्ट में डिवाइड करा गया, और स्केलर जो है वेक्टर, सॉरी पोटेंशियल जो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो इस हाफ पार्ट के वजह से जितना पोटेंशियल होंगे, इस हाफ पार्ट के वजह से भी उतना ही पोटेंशियल होगा यहाँ पे, है ना। सो इस केस में अगेन टोटल पोटेंशियल अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होंगे, इसके साथ इक्वल ही होगा, है ना, रेशियो। हाँ। सो अगर आप किसी एक पार्ट का भी कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, अगर आपको ऐसे समझ में ना आ रहा है कि अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, बट वो डिफरेंट नहीं होंगे, सेम ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका ओरिएंटेशन की वजह से पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएंगे, सिर्फ टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ही आएगा इस केस में। लेकिन अगर इन दोनों केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताओ क्या होना चाहिए, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, 0 होगा, और इस केस में √2 टाइम कोई एक का। हाँ, इस केस में 0 नहीं होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। Yes, इसके लिए sir. हमने देखा था आपको कि अगर हाफ सर्कल हो, हाफ सर्कल की वजह से अगर इस प्लेन पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे होंगे, कि अगर मान लो से Y एक्सिस हो, ये Z एक्सिस हो, और ये X एक्सिस हो, तो इस हाफ के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस बराबर होना चाहिए, -J कैफ, और इस हाफ के वजह से -K कैफ। सर √2 टाइम्स लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट R होगा ना? हाँ, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू √2, ठीक है। सो पोटेंशियल इस केस में दोनों केस में सेम ही आएंगे, इस केस में भी पोटेंशियल क्या होंगे, V इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इस वाला पार्ट की वजह से आएगा, एंड सेकेंड पार्ट की वजह से क्या आएंगे, Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो नेट पोटेंशियल जो होंगे तो होंगे Q डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R आएंगे पोटेंशियल। सो दोनों केस में पोटेंशियल का रेशियो सेम आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो जिसकी वजह से इन दोनों ओरिएंटेशंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, ठीक है। सो यहीं तक ही पढ़ के आओ, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के साथ एक डिफरेंट और फील्ड जैसे जिसकी वजह से उसके एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे देखेंगे, और उसके बाद फिर स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल का क्या रिलेशन है वो देखेंगे हम। साथ में कुछ चीजें और भी फाइंड आउट करेंगे, लाइक पॉइसन्स इक्वेशंस बोल के कुछ इक्वेशन है वो हम सॉल्व करेंगे, लाप्लास भी बनना इसमें क्या? लैप्लास भी देखेंगे, चार्ज फ्री रीजन पे पॉइसन्स इक्वेशन, लैप्लास इक्वेशंस पे कैसे मतलब कन्वर्ट होता है, डायमेंशन लाप्लास का डायमेंशन, लैप्लास का डायमेंशन जो आपका जैम में मेंशन है वो सिर्फ 1 डायमेंशन ही है। ओके सर। सो सिर्फ R डिपेंडेंट वाला व थीटा डिपेंडेंट वाला पार्ट, कोई भी एक Yes, पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है।
सर और Okay, पहला जो चैप्टर हुआ उसका ऑनलाइन टेस्ट होगा क्या सर? अच्छा सर एक बार टेस्ट, ले लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट सही रहेगा सर। हाँ ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे। अभी ये तो जस्ट क्विज लिया था, ऐसे नहीं ऑनलाइन टेस्ट ही होंगे। तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का एक टेस्ट लेना है। कब हाँ। देना है? नेक्स्ट वीक पर इसी कल देना है? नेक्स्ट सर वीक। नेक्स्ट वीक में ऑप्टिक्स का है, कल है सर, कल टेस्ट है सर। अच्छा, कल टेस्ट है, फिर सर नेक्स्ट में शायद ऑप्टिक्स। वीकडे के दिन ले लीजिए सर ऐसे। तो नेक्स्ट संडे अब प्रिपेयर रहे हैं। नेक्स्ट संडे 2 चैप्टर का टेस्ट होंगे, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यस सर। ठीक, सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर, जैसे हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सर हमने बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के केस पढ़े थे सर। एक फॉर्मूला था ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सर उसमें सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने डिस्टेंस तक सिग्निफिकेंट रहेगा? वो इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। अगर आपका प्लेन जो है इनफाइनाइट हो तभी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होता है। यस सर। तो प्लेन अगर इनफाइनाइट तक हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनफाइनाइट तक ही रहेगा। यस सर। लेकिन जो प्रैक्टिकल केस आप बात कर रहे हो कि हमने इनफाइनाइट प्लेन तो बना नहीं सकते हैं, यस सर। है ना? तो हम कुछ फाइनाइट प्लेन बनाएंगे। यस ठीक है, तो हम अगर फाइनाइट प्लेन बनाएंगे तो उस केस में आप कुछ प्रैक्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने डिस्टेंस होंगे। सो इन जनरल आप ऐसे रीजन पे बोल सकते हो कि अगर आपका जो डायमेंशन है, ठीक है, या अगर फाइनाइट लेंथ हो एक्स वाई डायरेक्शंस पे, सो जेड डायरेक्शंस पे मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन देखना है, तो एक्स वाई डायरेक्शंस पे जो डायमेंशन है, एक्स डायरेक्शंस और वाई डायरेक्शंस पे अगर से डायमेंशन मान लो मैं स्क्वायर प्लेट मान रहा हूँ, इस स्क्वायर प्लेट का लेंथ मान लो से एल है, ठीक है, एक साइड का लेंथ अगर एल हो, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा एक्स, दैट एक्स शुड बी मच मच लेस देन एल होना चाहिए प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर आप देखोगे तो। ठीक है, अगर इनफाइनाइट हो जाए तब एक्स का वैल्यू भी इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। यस सर। आपको इस बार सर लास्ट टाइम पे गेट का क्वेश्चंस पूछा था, आप शायद उसके साथ कोरिलेट करने चाह रहे होंगे। लास्ट टाइम पे गेट में इसके ऊपर एक क्वेश्चंस पूछा था कि अगर आप एक सर्कुलर डिस्क मतलब इनफाइनाइट प्लेन हो, इनफाइनाइट प्लेन की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यस सर, और ये अगर सर्कुलर डिस्क हो जाए तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो यहाँ पे कुछ ऐसे बोला था कि अगर हम जेड का कुछ वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो कितने % एरर आएगा, कि इस जगह पे अगर हम इस वाला अप्रोक्सीमेशन यूज करें, ठीक है, इस डेफिनेशन यूज ना करके इस डेफिनेशन यूज करें फॉर सर्कुलर रिंग के लिए, जेड का एक स्पेसिफिक वैल्यू बता दिया गया था किस डिस्टेंस पे कितने % एरर होगा। ठीक है, सो वो एरर आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर हम ओरिजिनली ये होना चाहिए था बट हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो एरर वाला टर्म क्या होंगे, यही होगा, यस सर, सॉरी ये वाला नहीं, ब्रैकेट जेड वाला बाई टर्म आएगा, ब्रैकेट वाला। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जेड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टर्म आएंगे, यस सर, ये वाला टर्म आपका एरर आएंगे। सो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने गया था भाई, शायद ऐसे ही कुछ बोल दिया था कि इस परसेंटेज एरर अगर 10% हो तो जेड का वैल्यू क्या होगा, ऐसे कुछ पूछा गया था। अब इसीलिए बोल रहे हो ना? पर गेट का क्वेश्चन नहीं देखा था। हाँ, इसी बार गेट में पूछा गया था। हम क्वेश्चन सारे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, गेट का जेस्ट का, जब आप जैम एग्जाम आए उससे पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। वो भी आईआईटी बनाता है, जैम भी आईआईटी बनाता है, तो कभी कभी क्वेश्चंस कॉपी कर लेता है गेट से डायरेक्ट, गेट नेट से भी क्वेश्चंस कॉपी कर लेता है जैम वाला से। गेट वाला भी सारे जैम का क्वेश्चन बनाता है सर। गेट में जैम में बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे जो रिपीट हुए हैं, मतलब जो Okay. हमारा जैम का इसमें है, शायद 2019 व 18 पे दिसंबर में नेट में एक क्वेश्चन था जो हमने आपको कैपेसिटर में जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली सेम आंसर है, एग्जैक्टली सेम डाटा भी है। और लास्ट ईयर पे आप लोगों को जैम में एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था डाइलेक्ट्रिक, और वही पूरा सेम क्वेश्चंस गेट में आ गया है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चंस कभी इससे वो कॉपी करता है, कभी उससे कॉपी करता है, क्योंकि दोनों ही आईआईटी प्रोफेसर बनाते हैं। तो ठीक है, सो यहाँ तक पढ़ के आओ पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल डिफरेंट और जो बहुत सारे केसेस हैं एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो पोटेंशियल पूछा जाता है वो
स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से पोटेंशियल Yes, पूछा जाता है, sir. ठीक है। Sir, उसकी वजह से हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना सीखेंगे। हाँ बोलो। सर ये पोटेंशियल को सर विजुलाइज कैसे करेंगे सर, कुछ मतलब फिजिकली सर, जैसे किसी को समझाना हुआ सर तो कैसे? अभी तो आपको बताया कि आप एक यहाँ पर चार्ज रखो, ठीक है, इस चार्ज के प्रेजेंस पे यहाँ पर और एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखोगे तो रिपल्स करेंगे, है ना। इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट पे अगर आपको कुछ इस चार्ज को इनफाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आना तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो उस वर्क डन ही क्या होंगे सिस्टम के अंदर एज ए पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर होंगे। लेकिन ये यूनिट चार्ज लेके आ रहा हूँ तो इसीलिए इस पोटेंशियल का एक पर्टिकुलर नाम देंगे, क्या हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और यही अगर हम बाद में पढ़ेंगे इंस्टेड ऑफ यूनिट चार्ज, अगर हम क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज लेके आए तो उस केस में जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ के आओ और याद रखो कि नेक्स्ट संडे आप लोगों का टेस्ट भी होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक।